हेलो, जय हिंद। आवाज जा रही है? आज की इस क्लास में आवाज जा रही है? अगर आवाज जा रही है तो आप लोग वन टाइप करेंगे। गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत फिर पुनः सेशन के बारे में मैं शेयर करने जा रहा हूं आप सभी से। आप लोग जैसे कि जानते हैं, पीछे क्लास में भी हम बताए थे कि यूट्यूब पे मेरा गुरुकुल नया चैनल है और टीचमेंट ऐप पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ। टीचमेंट पे बेसिक टू कॉम्पिटिटिव, यूट्यूब जो गुरुकुल चैनल है उस पे ओनली करंट और पॉलिटी और क्लास होगा। तो आज पॉलिटी का मेरा फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम आपको कुछ बताने चाहेंगे पॉलिटी में। जो है सो भारतीय राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत का बुक है, छठा संस्करण है, उससे हम पढ़ाएंगे। और ये सैटरडे संडे जो है सो इसका क्लास होगा। तो आइए हम लोग इसमें आते हैं। एक सेकंड। एटी चैप्टर है, उसमें ये फर्स्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग समझेंगे कि ब्रिटिश सरकार और एक सेकंड हम इसको थोड़ा जूम कर ताकि आपको सही से दिखे। ये पॉलिटी का फर्स्ट है एम लक्ष्मीकांत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें हम लोग समझते हैं भारत में ब्रिटिश 1600 में इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में डायरेक्ट आकर के रूल नहीं करने लगे, वो पहले वहाँ का कंपनी यहाँ पर आई व्यापार करने के लिए। संख्या भारत में बहुत ही, तो यहाँ पर वो व्यापार करने के लिए वहाँ का महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्य तक ही सीमित थी, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व दीवानी न्याय के अधिकार। इसका मतलब जो कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई, वो 1665 तक काम से ही मतलब रखते थे, लेकिन उसके बाद वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राजस्व, वहां तो वहां का जो राजस्व उसको वसूलने का भी अधिकार उनको क्या हुआ, प्राप्त हो गया। के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन लिया। उसके बाद भारत के शासन का उत्तरदायित्व कौन ले लिया? के बाद ताज के हाथ में भारत का शासन का उत्तरदायित्व या उत्तराधिकार चला गया। यह शासन 15 अगस्त 19 भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। अनवरत रूप का मतलब होता है कि वो एकदम कंटिन्यू चलते रहा जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं हो गई। तब तक वो ताज में ब्रिटिश के ताज में जो यहाँ का शासन का उत्तराधिकार गया, वो 1947 तक कंटिन्यू अनवरत चलती जारी रही। इसके तहत भारत इसके तहत भारत में इनके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यह उसको अमल में लाने के उद्देश्य 1940 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। जिस तरह से हम पहले भी जो मेरा फर्स्ट वीडियो उस में बहुत कुछ बताया है और आगे इस तरह से जितने भी वीडियो आएंगे उसमें हम बताएंगे। जो भारत स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 बाद में आवश्यकता महसूस की गई, तो उसका पहली बैठक 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, लिखा हुआ है उनके बारे में, मतलब कि किनके बारे में?
जो वहाँ का कंपनी थी, कंपनी का जो शासन, पहले तो हमारे यहाँ कंपनी शासन किया, उसके बाद में वहाँ का जो सम्राट थे वो शासन किया। कर उनके बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षकों के अंतर्गत हम समझेंगे। पहला है कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। सेकंड है सम्राट का शासन। यहाँ एक मिस्टेक है, ये लिखा गया है 185, लेकिन यहाँ वन यहाँ पे 8058 होगा। अब थोड़ा करेक्शन कर, मैं पीडीएफ में इसको सही करके दे दूंगा। ये 8058 से 1947 तक। आइए हम समझते हैं कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक लिखा हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट जब 1600 ईस्वी में कंपनी यहाँ पर भारत ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने के लिए, उसके बाद में जो है सो 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट दोस्त इससे नाम से ही पता चला, रेगुलेट करना मतलब किसी को अपने मतलब रेगुलेट करना, अपने हिसाब से चलाना तक लिखा हुआ है। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित, नियमित मतलब कि एक सही तरीका से और नियंत्रित, उस पर नियंत्रण रखना करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह एक पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनियों को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, मतलब कि कंपनी जो तो उसको अब प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिल गई। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। मतलब केंद्र भारत में जैसे केंद्रीय केंद्रीय प्रशासन क्या होता है कि मतलब केंद्र में एक, जैसे कि अभी ये भारत में क्या है कि राष्ट्रपति हैं तो वो केंद्र में है और उनके पूरे मतलब क्या है राज्यपाल पूरे स्टेट में फैले हुए हैं, तो वो केंद्र प्रशासन की क्या हुआ नींव रखी गई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। एक सेकेंड। लिखा हुआ है 1773 के प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। प्रमुख विशेषताएं इसमें क्या थी वो हम लोग समझेंगे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर था जो कि 1600 के बाद से गवर्नर वहां था, उसको गवर्नर जनरल सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसा पहले गवर्नर मतलब फर्स्ट गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। गवर्नर जनरल बनने से पहले मद्रास, बंगाल और मद्रास, बंबई और बंगाल ये तीनों में गवर्नर रहते थे जो कि अपने अलग अलग थे। लेकिन जब तो उसमें क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। इंसान वही था, वही था, सिर्फ उसका पद का नाम चेंज किया गया। क्या किया, गवर्नर से गवर्नर। बंगाल मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए हैं। जबकि हमें जबकि पहले सभी एक दूसरे से क्या थे, अलग थे, एक दूसरे से अलग थे। सेकेंड लिखा हुआ है इस अधिनियम के द्वारा 1774 में, इस अधिनियम मतलब क्या है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी अधिनियम के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना की गई। दोस्त यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, जो वन टाइप एग्जाम होते हैं, वन डे टाइप एग्जाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया का या भारत में प्रथम या भारत का सबसे पुराना या भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कौन सी ईस्वी में की गई और कौन से एक्ट के तहत की गई, तो वो 1773 होगा। और कौन से स्थान पे की तो वो कलकत्ता होगा। किस अधिनियम के तहत, तो 1773 के अधिनियम के तहत जो है सो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मैंने कुल एक न्यायाधीश होते, एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 न्यायाधीश होते, एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 न्यायाधीश होते थे। नेक्स्ट लिगामेंट एक्ट एवं अमेंडमेंट 1781 में ऑफ द
या 21 या 1781 का संशोधन नियम। दोस्त इसको पहले हम समझते हैं कि ये 1781 का संशोधन नियम क्या है। जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, खामियां कुछ कमी बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब एक्ट ऑफ 1781 लाया या अमेंडमेंट होता है किसी भी चीज में सुधार करना, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं हम लोग। तो वो क्या किया है 1781 में उस लाया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए लाया गया। मतलब कि 1781 का जो लाया गया एक्ट, वो सेटलमेंट एक्ट, वो क्या था, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो खामियां थी मतलब कमी थी, उसको वो ठीक करने के लिए गया लाया। कुछ मुख्य बातें इसमें क्या थी सो समझते हैं हम लोग। एक सेकेंड इसको जूम कर लेते हैं। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। ये जो 1781 में सेटलमेंट आया, इसमें कानून के गवर्नर जनरल एवं काउंसिल के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या किया, मुक्त कर दिया है। इस कानून के राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बाहर कर दिया है। जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित की गई थी, उसके पास में जो सभी नियम अधिकार था उसमें से उसको कुछ कटौती किया, कमी किया। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना क्या हुआ था 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में की गई थी। तो अधिकार उसका कम कब किया गया 1781 में। लिखा हुआ यह इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि न्यायालय, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, टाइपिंग में गलत हो गया है, यहाँ पे व्यवस्था होगा। इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं और मुसलमान के निजी कानून के हिसाब से मुसलमान के वाद या मामलों को निर्णय लेंगे। वाली बात यहाँ पे ये है कि 1781 का जो एक्ट था, उस समय से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश सरकार ये बात समझ चुकी थी कि यहाँ हिंदू मुस्लिम में फूट डालो और राज करो। उन्होंने ऐसा करना शुरू भी कर दिया था 1781 ईस्वी से, इस ईस्वी में ही उन्होंने कहा मुस्लिम का नियम है, कानून है, उनके हिसाब से हम देखेंगे, जो हिंदू का के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे उन्होंने खुद जो है सो ये फूट डाल इसे शुरू किए थे। नेक्स्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। लिखा हुआ है 1773 के बाद और एक अधिनियम गया। मतलब जब 1773 में जो एक्ट आया था, उसके बाद जो वो 1781 में, वो तो कोई नया नहीं था, वो तो अमेंडमेंट था। मतलब कि जो कमी रह गई थी था, ऐसा थोड़ी है कि वो नया लाया था, वो तो 1773 में लाया था। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं हम कि 1773 के बाद और एक अधिनियम लाया गया। वो अधिनियम लाया गया जो कि 1774 में, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसने के राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को कर दिया। मतलब कि कंपनी का राजनीतिक और वाणिज्यिक मतलब इकोनॉमिकल, मतलब पैसा से संबंधित जितने भी कार्य थे उसको क्या किया, वो अलग अलग कर दिया। राजनीतिक मामले के लिए नियंत्रण बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अभी भी हम लोग समझ रहे हैं कि कंट्रोल को बहुत सारा सुनते हैं कि उसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का बैठक हो रहा है। उसके नियंत्रण करने के, उसको रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड ऑफ के नाम से एक नई निकाय का गठन किया गया है। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब होता है दो प्रकार के शासन व्यवस्था लागू किया गया, जिसका जन्म ब्रिटिश ने जो है सो 1781 में ही दे चुके थे, हिंदू मुस्लिम करके। और उसके बाद द्वैध शासन क्या हुआ, इंडिया में लागू किया। लिखा हुआ है 1774 का अधिनियम दो कारण से महत्वपूर्ण थे। ये दो कारण इसमें बहुत महत्वपूर्ण लगता है दोस्त। पहला लिखा हुआ है भारत में कंपनी के अधिनियम क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य, इस बात को फिर से समझेंगे, इस पर थोड़ा गौर देंगे, आप लोग ध्यान देंगे ज्यादा। लिखा हुआ है भारत में कंपनी के अधीन
कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार, मतलब कंपनी के जो अधीन क्षेत्र था उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। मतलब अब कंपनी का क्षेत्र नहीं कह के ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र उसको पहली बार कहा गया। कब? 1784 में। दूसरा क्या इसमें महत्वपूर्ण था, ब्रिटिश सरकार को भारत में उनके भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासनिक पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। उसके बाद में वो पूरा उस पे क्या क्या नियंत्रण कर लिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है 1786, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम है। 1786 का अधिनियम, 1786 में एक अधिनियम लाया गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने पद स्वीकार करने से पहले दो शर्त रख दी। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने बोला मैं पद स्वीकार करूंगा, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, दो शर्तें रख मांग कर दी। वो पहला शर्त था कि काउंसिल भी हाथ नहीं मानने का अधिकार हो। मतलब किया कि अगर कोई उसका अगर दूसरा मांग उसका था कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। और इस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस दोनों शर्त को मान लिया और 1786 के कानून में जोड़ा गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिखा हुआ है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट लाया गया। उसमें 1793 का चार्टर एक्ट इस प्रकार थी। मुख्य बातें क्या थी इसे समझते हैं। लिखा हुआ है इसमें गवर्नर जनरल को अधीनस्थ और मद्रास प्रेसिडेंसी को एक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। सरकार को अधिक नियंत्रण कार्य शक्ति प्रदान की गई। वो तो उस पर जितना नियंत्रण कर सकता है, जितना कर सकता है नियंत्रण कार्य शक्ति, उसको क्या किया गया, प्रदान किया गया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और ब्रिटिश सरकार के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और सरकार के बीच, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाँ भी बोल दी और एग्रीमेंट भी साइन किया। ब्रिटिश सरकार को बोला कि आपने हमें यहाँ भेजा, मदद किया, आप इंडिया को लूटने के लिए हमारे साथ साइन को लूटे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1746 से 1793। उसके बाद यहाँ पे चार्टर एक्ट है। आज हम लोग ये 1600, इस वीडियो में हम लोग 1600 से मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी 93 तक, 1793 का चार्टर एक्ट तक इसमें हम लोग समझे हैं। अगर आप लोग को इसमें समझ में आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्त आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में ओनली 2 सेकेंड्स लिए बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि ताकि आप एजुकेशन की दृष्टि से, ये दृष्टि से तो पहुंचना जरूरी है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा, थाउजेंड्स से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। उतना जरूरी है कि आप इंडियन होने के नाते, भारतीय लैंड अति ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों ने इंडिया पे किस प्रकार रूल करना शुरू किया। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही समझे लेकर 1793 हम लोग। अगर आप लोग समझ में आया हो तो आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, आप लोग बता सकते हैं जो कुछ भी कमी में मैसेज करके बताएं। फर्स्ट वीडियो मेरा कमी था जो हुई है, ये आप लोग को भी पता चलेगा, और जो और कुछ भी कमी रही है वो धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा। सपोर्ट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत लोगों तक फैलाइए। और जो मेरा है उस पे आप लोग ले सकते हैं मेरा नंबर
84। इस पे आप लोग कांटेक्ट कर, किसी भी तरह की समस्या का आपका समाधान किया जाएगा। और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।